अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। कमेंट सेशन में एक भाई साहब ने लिंक जो है बार बार शेयर किया है, तो वीडियो उन्हीं की वीडियो फिर हम लोग लेके आए हैं। इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ बैटल कहा जाता है। हर लड़ाई में आर्टिलरी, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड, एयरफोर्स और सभी कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम्स अपना एक अहम रोल निभाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए इन्फेंट्री ही आगे बढ़कर ज़मीन पर अपना झंडा गाड़ती है। ये वो फोर्स है जो जंगलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक, रेगिस्तान से लेकर दुश्मन के बंकर्स तक, हर टेरेन, हर मौसम और हर सिचुएशन में लड़ती है। इन्फेंट्री सिर्फ एक फाइटिंग आर्म नहीं, बल्कि शौर्य, त्याग और जुनून की एक जीती जागती स्पिरिट है, जिसके बिना कोई भी बैटल जीती नहीं जा सकती। आज हम इसी कहानी को कवर करने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर माऊ में, जो फौजियों के लिए एक ख़ास स्टेशन माना जाता है। और हम अपने इस जर्नी की शुरुआत करते हैं उन वीरों को नमन करके जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हम उन्हें याद करते हैं और पूरे देश की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। इन्फेंट्री की कहानी को और गहराई से समझने के लिए यह म्यूजियम इन्फेंट्री के इतिहास को 1747 से लेकर 2020 तक कवर करता है। यहाँ इन्फेंट्री की रिच हेरिटेज, उसका ग्लोरियस पास्ट और हमारे वीर जवानों की सुप्रीम सेक्रीफाइस को स्कल्पचर्स, म्यूरल्स और फोटो गैलरीज के जरिए संजो कर रखा गया है। इस म्यूजियम का निर्माण लगभग 1 दशक तक चला और आज ये 3 मंजिला भवन 2 एकड़ जमीन पर शान से खड़ा है। इसके अंदर 17 अलग अलग कमरे हैं जो इन्फेंट्री के इतिहास को और उसके विकास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाते हैं, 30 सब्जेक्ट एरियाज़ के माध्यम से। यहाँ आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराजा रंजीत सिंह और कई महान वीरों की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। और यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि देश के सैन्य इतिहास का एक जीता जागता दर्पण है। ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इससे पहले ऐसा म्यूजियम सिर्फ अमेरिका में बना था। और आज हम इस धरोहर के बीच खड़े होकर इन्फेंट्री की उस कहानी को महसूस कर रहे हैं जो शौर्य, बलिदान और देशभक्ति से लिखी हुई है। Join, sir. So I'm Lieutenant Colonel Ayappa. Welcome to the Infantry Research Center and Museum, sir. Pleasure meeting you, Ayappa. Sir, pleasure is all mine. Hi, buddy. Welcome, sir. This way, sir, please. Yeah, Ayappa is the only Indian Army officer who is a weapon curator, Sir. and he is the museum officer, and he is also working for infantry trial and development of weapons, new generation weapons. Yes. Is it? Yes, sir. Pleasure meeting you. Thank you so much. Yeah. Sir. Welcome, sir. I think Same. these are the new additions. Yes, sir. ये दो जो गन्स है मैं सर, यहीं पोस्टेड था Yes, sir. 5 साल पहले, Sir. बट उस समय इतना कुछ था नहीं, काफी चेंजेस हैं यहाँ पर। Yes, sir. अभी सर हमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिला हुआ है सर, एंड ये जो मिला हुआ आर्टिफैक्ट्स को हम क्यूरेट कर रहे हैं और इनको डिस्प्ले कर रहे हैं सर। Okay. जैसे आप देख रहे हो सर, एंट्रेंस में ये 75 मिलीमीटर चाइनीज मेड आरसीएल गन्स है सर। द रिकॉयलेस गन्स, एंटी टैंक गन्स है। दीज वर कैप्चर्ड इन 1971 फ्रॉम पाकिस्तान सर। अच्छा, 1971 में Yes. चाइनीज गन्स पाकिस्तान से कैप्चर हुए। यस सर, सो ये मार्किंग वो चाइनीज वाली है। यस सर, you can see the markings sir. It basically translates to the same as 75 millimeter RCL sir. Okay. It's a very potent anti-tank weapon. It has a bigger version जो कि 106 mm RCL है, जिससे CQMH Abdul Hamid was able to destroy the Pakistani tanks and he attained Veer Gati on the scene. वो हम अंदर देखेंगे। Yes sir. This way sir. जी। दोस्तों कैसे है? राव साहब बोलदार राजेश सेवंजा। गुड। राव साहब बोलदार राजेश सेवंजा। सर अभी आप सेंट्रल फोयर पे हो सर, द सेंट्रल एट्रियम। एट्रियम में व्हाट यू सी, द थीम ऑफ द इन्फेंट्री इज इन्फेंट्री द अल्टीमेट सर। It is the epitome of infantry having no obstacles,
and no terrain restrictions. So आप जो देख रहे हो सर साइड्स पे you have got infantry soldiers जो कि various हमारा जो weapons में in action का sculptures बना हुआ है. सेंटर में सर आप जो देख सकते हो वहाँ पे एक पाकिस्तानी सोल्जर के ऊपर फाइनल असॉल्ट पे एक गोरखा सोल्जर अपना कुकरी से हमला कर रहा है. इन द सेंटर आपको परम वीर चक्र का एक मेडालियन का डिपिक्शन है सर. एंड फ्लैंक ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द लेफ्ट आपको राइट पे फील्ड मार्शल के.एम. कारयप्पा and on the left we have got Field Marshal Sam Manekshaw, the stalwarts of the infantry. And the central atrium, there are total of 27 flags which depict all the infantry regiments including the special forces. यस बिल्कुल, ये सारे झंडे वो रेजिमेंटल फ्लैग्स हैं हमारे, है ना, सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के. सर इस म्यूजियम में आपको कैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट्स का नाम लगा, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे रीऑर्गेनाइज होते रहे to a modern fighting force, इनकी complete journey along with the weapons are covered. Okay. This way, sir. अभी सर ये म्यूजियम जो है it is in 3 floors. फिलहाल के लिए ground floor is open. The first floor is under progress and second floor is going to come up as a research center. In expected about a year or so, all these 3 floors will be functional. तो पहले फ्लोर पर ये हम क्या करने वाले हैं? सर पहले फ्लोर पे we have a regimental room सर, जहाँ पे हर एक रेजिमेंट का अपना खुद की हिस्ट्री along with their uniforms and certain artifacts वो डिस्प्ले रखा है. किस तरह से रेजिमेंट का जन्म हुआ, कहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस वॉर में, बैटल में, क्या क्या ऑनर्स, डेकोरेशन. एंड ये डिटेल जो है और इन अ वीडियो फॉर्मेट जो कि आपको जो चीज़ आपको चाहिए, एक प्रकार का आर्काइव भी है सर जहाँ पे रेजिमेंटल हिस्ट्री इज बीइंग स्टोर्ड. सिमिलरली इसी यूपर का फ्लोर पे सर स्पेशल ऑपरेशंस का जो कि आरआर एंड असम राइफल्स है, आर्मी एडवेंचर एज वेल एज अदर ऑपरेशंस का रूम्स है, इंक्लूडिंग यूनिक वीआर रूम सर जहाँ पे सिविलियंस और विजिटर्स उनके लिए एक वीआर के तरफ माध्यम से लड़ाई का कुछ सीन्स, कैसे बैटल्स आर डन एंड सर्टन वेपन्स के बारे में एक प्रकार का, तो वो अपना वीआर सेट लगाकर फील कर पाएंगे कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है. यस सर, टेरेन उनको देख ऐसा फील आएगा कि वो खुद लड़ाई के मैदान में है. एग्जैक्टली सर. तो उस प्रकार से सिविलियंस को एक आउटलुक मिलेगा कि बैटल्स होता कैसा. और टॉप फ्लोर में प्योर रिसर्च सेंटर आ रहा है सर, वो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है एज टू व्हाट इज कमिंग, बट उसमें डेवलपमेंट यूनिट्स का काफ़ी R&D का लैब्स बनेगा सर. ओके. अभी पहला कमरा सर विच इज़ दी ओरिएंटेशन रूम. ये ओरिएंटेशन रूम में आई हैव टू टेक योर इंटरेस्ट टू दिस बोर्ड. ये इन्फेंट्री म्यूजियम है सर. दिस इज द म्यूजियम, द लार्जेस्ट मिलिट्री म्यूजियम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ शेयर साइज. And this saying epitomizes the infantry. I love the infantry. They are the mud, rain, frost and the wind boys. They have no comforts and they learn to live without the necessities. In the end, they are the guys that wars cannot be won without. Yeah. Sir. अभी यहाँ पे सर ओरिएंटेशन रूम में we have got a brief gist as to what you are going to see in the rest of the museum. Also the evolution of infantry as an arm and the evolution of the Indian Army. So जब अब हम आगे चलते रहेंगे तो 1740 में पहली बार ब्रिटिश ट्रूप्स इंडिया में आए थे और वो लोग को सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून या मर्सनरीज टाइप का फोर्स वाज फॉर्म्ड. एंड ये इसलिए आए थे क्योंकि इनकी रेगुलर रेजिमेंट्स जो फ्रेंच का यहाँ पे कॉलोनीज थे उनके साथ जो यूरोप में उनकी लड़ाई हो रहा था नेपोलियन के साथ, वही कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी हुआ. Similarly, as time went, you had major battles like Battle of Plassey, जहाँ पे उनका पहला टेरिटरी कैप्चर हुआ था. एंड सिमिलरली द एंटायर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इज कवर्ड. व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और इंडियन आर्मी का जो एवोल्यूशन है, ये दोनों साथ ही चलते हैं. सो मॉडर्न डे इंडियन आर्मी क्यों हम इस प्रकार से हैं, क्यों हमारी ब्रिटिश ट्रेडिशंस है, क्यों हमारी फॉर्मेशन ऑफ रेजिमेंट्स है, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री राइट फ्रॉम द ऑनसेट हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है. सो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से हर एक वॉर यहाँ पे इन स्मॉल जिस्ट में हमने दे रखते हैं ताकि एक कोई भी यहाँ पे विजिटर्स आते हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन होगा कि कैसे ये म्यूजियम सेटअप है और जो उनको आगे इस म्यूजियम में एक्सपेक्ट कर सकते. जितना भी इंडियन आर्मी का चीफ जो कि इन्फेंट्री आर्म से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे यूनिफॉर्म्स रखा गया है, एज वेल एज सर्टन आर्टिफैक्ट्स भी है जो कि ओरिजिनल आई कार्ड ऑफ आवर फॉर्मर चीफ नरवाने is here with us, General Narbane.
Similarly, this way. अभी हम शुरू करते हैं सर म्यूजियम इन डिटेल। यहाँ पे 1747 से 1783 का कॉर्नर है सर। आप इस बोर्ड में आप देख सकते हो कि 1498 से लेके 1747 तक ब्रिटिश का कॉलोनी कहाँ था, उनकी नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स थे जो कि ट्रेड के गाइज में आए हुए थे। तो दीज आर दी लोकेशंस वेयर द ब्रिटिश इनिशियल ट्रेडिंग पोस्ट वे सेट। एंड धीरे धीरे से आपका सबसे पहले यूरोपियन इन्फेंट्री जो इंडिया में आया था वाज अंडर मेजर आयरकूट। इट वाज द 39th रेजिमेंट ऑफ फुट। ये रेगुलर आर्मी था ब्रिटिश का जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया हुआ था। उस वक्त पे आर्मी में रैंक्स भी खरीदा जाता था। जैसे आज के डेट पे प्रोग्रेशन जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। उस जमाने में राजा का आदमी है, राजा का बेटा है, वो डायरेक्ट जनरल बनता था। तो उस प्रकार का सिस्टम था। तो यूरोपियन आर्मी जो थे उनको खरीदा गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे हम बाड़े में लेते हैं। इट्स लाइक कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक आर्मी Yes, आप खरीद सकते हैं। Mercenaries But yes, वो एक ही नेशन है। The journalistic attitude is the same, but they hired the regular army and they came to India to fight against the French. And उससे कहानी शुरू हुआ। गवर्नमेंट कंपनी को हायर करके भी जंग लड़ती है। Yes. अब ये कंपनी ने गवर्नमेंट के फोर्सेस को हायर करके जंग लड़ती है। Yes, because उस वक्त पे जो ब्रिटेन की हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी चीज़ें जहाँ पे किंग की पावर काफ़ी कम हो चुका था, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो आ चुके थे। तो उनको उस देश को प्रोग्रेस करने के लिए, बिकॉज ब्रिटिश इज अ नेशन ऑफ सी फेयरर्स। करेक्ट। दूसरा उस टाइम क्या हो रहा था कि यूरोप में रेनेसा और ये सारे वो खत्म हो रहे थे। हाँ, इट वाज जस्ट कमिंग एंड द इंडस्ट्रियल एज वाज जस्ट मूविंग इनटू कॉलोनीज। इंडस्ट्रियल एज। तो वो रेस थी एक्सपेंशन की। एंड इंडस्ट्रियल एज का जो उनके लिए चाहिए था, द रॉ मटेरियल फॉर दैट एंटायर डेवलपमेंट, उस चक्कर में दे वर सर्चिंग फॉर वो लोग। एंड वंस दे केम टू इंडिया, यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उन्होंने छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो थे ही, स्पेशली इन द आर्ट ऑफ किलिंग, जो कि हम काफ़ी पीछे थे। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रेवरी आवर सोल्जर्स वेर ऑलवेज फार सुपीरियर, बट व्हेन यू हैव टू फाइट इन अ मॉडर्न मैनर, जहाँ पे डिसिप्लिन फोर्सेस इन यूजिंग द वेपन्स, लॉजिस्टिक्स इफेक्टिवली, उसमें दैट इज वेयर वी फेस्ड इश्यूज। दिस वाज ये जो आपको राइफल दिख रहा है सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका नाम है ब्राउन बेस मस्केट। ब्राउन बेस मस्केट का ये भी सबसे पुराना वर्जन है। दिस इज अ वर्जन ऑफ अ फ्लिंट लॉक ब्राउन बेस मस्केट। इसके बाद इसकी एवोल्यूशन हुआ था टू अ कैप्स लॉक, एंड दिस वेपन वेरी इंटरेस्टिंगली हैज बीन इन सर्विस फॉर 200 years। नो अदर वेपन। यस, एंड इट हैड गॉन थ्रू थोड़ा बहुत एवोल्यूशन हुआ था। जैसे कि आपको ये जो एग्जांपल दिख रहा है वो है फ्लिंट लॉक। इसके बाद वो कैप्स लॉक में कन्वर्ट हुए। अय्यप्पा, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा फ्लिंट लॉक और कैप्स लॉक के बीच में डिफरेंस, क्योंकि सबको नहीं पता होगा। यस, फ्लिंट लॉक जो राइफल्स थे, मस्केट्स थे, उनका जो एक्टिवेशन सिस्टम थे, जब आप ट्रिगर को दबाते थे तो इसके साइड में आपको एक पिंच टाइप का चीज दिख रहा है जो कि एक फ्लिंट का पीस पकड़ के रखता था। That would fall down onto a pan. वो pan में they were जिससे स्पार्क क्रिएट होता था। जिससे स्पार्क क्रिएट होता था। As it would rub to the pan, it would move the pan, and नीचे गन पाउडर था which would ignite. उसमें एक छोटा सा, उसको भी pan बोलते हैं, जो that particular part, उससे there is a small hole onto the chamber. So the spark would ignite, the flash would go into the chamber, ignite the main charge, and then it would fire. So जब ये फायर होते थे, there should be two noises. First noise was the initial gunpowder setting off, and then the main charge. एंड सबसे पहले इनको किसने यूज किया? So ये ब्रिटिश इनोवेशन है, and उस जमाने में all European armies were armed with the this thing, brown based musket or similar variants. The technology was the same. जैसे कि flint lock थे, उसके बाद सारे के सारे Europeans moved into caps lock. इंडिया में भी वी हैड मैच लॉक मस्केट्स। हमारा पास थे मैच लॉक। मैच लॉक का मतलब जिसमें एक रस्सी होते थे, तो स्लो बर्निंग फ्यूज बोलते हैं। एंड जब आप ट्रिगर दबाते समय इंस्टेड ऑफ द फ्लिंट, वो रस्सी जो जल रहा है वो जाके पैन में टच होके फायर होता था। टाइम लैग था। एंड एक कहावत है ब्राउन बेस मस्केट का, द आइडियल सोल्जर वाज दैट पर्सन हु कुड रीलोड एंड फायर 3 rounds a minute, was considered the best soldiers. Okay. क्योंकि इसकी जो प्रोसीजर ऑफ लोडिंग was slow. जैसे कि फर्स्ट द वेपन you had to take it, you had to push the pan to half cock ताकि सेफ्टी के लिए,
Then you would keep it on the ground. You would open a cartridge which was made in paper. You would rip off the paper, spit the excess in your mouth, pour the powder onto the muzzle. Then the ball would be inside the paper. You would push it down. Then इसके नीचे ramrod आपको दिख रहा है. So you pull out the ramrod, turn it around. You have to slam the entire charge down. 3-4 बार आपको मारना था. फिर दोबारा ramrod को place करना था. Then you would bring your rifle into this position. You would pull the cocking handle all the way back. उसकी pan को खोलना था. फिर दूसरे powder वहाँ पे डालना था जो कि primer. Then pan को close करके you are ready to fire. एंड ये जो मुंह से खोलने वाला एक्शन था, ये वही चीज थी जो 1857 में जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ. उस टाइम पे इसका जो सक्सेसर था, the same rifle, the British brown base musket, was replaced by the first rifled series. ये स्मूथ बोर थे, जिसके वजह से हम क्यों फौजी ड्रिल के टाइम पे we stand in threes, we stand shoulder to shoulder is because of the weapon. Weapons से ही warfare evolve होता है. Just the tools of war is what is required for evolution of warfare. तो this was a smooth barrel. Smooth barrel में used to fire a round ball, and the round ball would go bouncing in the barrel. जब वो exit करता था उसमें कोई guarantee नहीं था कि वो सीधा जा रहा है. Slight deviation होता था. तो effective करने के लिए you needed an entire row of infantry standing shoulder to shoulder, all firing at one go. तो volley करके उसको बोलते हैं volley fire. The first line would volley, उसके बाद they will start reloading. Second line would volley, they will reload. Third line would volley. By then the first line is ready for fire. Yes. So it was a continuous fire. And there's one more thing. इसके बाद, of course, since a smooth barrel does not have range, ये काफी short range के लिए था. काफी कितना? It was just about 120 meters. 120 because उस जमाने में yards में they were counting. It was effective only till there. उसके बाद तो obviously the round अगर किसी की लग गया तो various degrees of force जितना उसने powder डाला है, there are various variations. But technologically इसके बाद जो evolve हुआ था was a rifled barrel, जहाँ पे grooves बना हुआ था, and the bullet में भी एक change आया. इससे पहले we were using round balls. इसके बाद there was a mini cartridge. The name was a French name, mini करके, जो कि it was shaped in more or less a modern shape, which is triangular. And उसकी base was hollow. अभी वो cartridge as and when ignition होता है तो the base would expand, hug on to the grooves and the bullet would get a spin for stability in flight. वो घूमता हुआ जाता है. घूमता हुआ जाता है. तो similarly जो evolution में we came from brown base to the Enfield rifle musket. अभी जब राइफलिंग आ गया तो ये प्रोजेक्टाइल को घुसाना काफी दिक्कत था. It was not easy. तो ग्रीसिंग ऑफ कैट्रिजेस का दो पर्पस था. मेजॉरिटीली मेनली क्योंकि इंडिया का वेदर में हर प्रकार की वेदर है तो कैट्रिजेस को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए उसके ऊपर उस जमाने में गन पाउडर गीला ना हो जाए तो उसके ऊपर दे वुड पुट सम काइंड ऑफ वैक्स या ऑयल. सबसे सस्ता ऑयल वाज द कार्कस ऑफ एनिमल्स, खास करके कैटल एंड पिग्स. So they use the fat to produce this lubricant, oblique you can say sealant, by which this particular cartridge was sealed. And as I mentioned, procedure क्या था, आपको मुंह से उसको tear करके you had to touch it to your mouth. So that is what led to the controversy. We do have an example. पूरा 1857 का revolution. Yes, but that is just a spark. Actual कारण तो is far deep rooted and we are well aware. But the spark was this particular thing. Here we have covered the Battle of Plassey, Battle of Buxar. These are important battles in the conquest of India. And at this time period starts the first and second Anglo-Mysore War. First Anglo-Mysore War शुरू हुआ था 1765 से 1769. And second Anglo-Mysore War शुरू हुआ था 1782, 1784. This was with the East India Company fighting against Hyder Ali. As we go ahead. Yes, sir. इज दी गैलरी जहाँ पे हमने दोनों हमारे फील्ड मार्शल्स, फील्ड मार्शल के.एम. कारयप्पा एंड फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उनका कुछ आर्टिफैक्ट्स एंड सम यूनिफॉर्म्स अभी हमें रखा हुआ है. एज यू गो अहेड सर. सर ये काफ़ी यूनिक सा बोर्ड है. व्हाट इट एक्चुअली मीन्स व्हेन आई एक्सप्लेन, आपको इसका कहानी आपको दिखाई देगा. ये वर्ल्ड वॉर 1 का बोर्ड है एंड इट इज़ अ बोर्ड मेड बाय 34 रॉयल सिख पायनियर्स यूनिट. इनकी खासियत क्या है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने उस लड़ाई पे दे ब्रिटिश ऑफिसर्स 8 कैजुअलिटीज जो कि वीरगति प्राप्त हुए थे, 14 वुंडेड थे. इंडियन आर्मी का जो इंडियन ऑफिसर्स जो कि जेसीओस ऑफ मॉडर्न पार्लेंस,
उनका 5 killed, 23 wounded, and men 198 killed and 696 wounded. इनकी कैजुअलिटीज इनकी डीड्स के साथ काफ़ी कम है, बिकॉज इनकी डीड्स अगर आप देखेंगे जो कि सक्सीडिंग पैरा सिंगल लाइन में, वो काफ़ी डीप मीनिंग है. ये आपको जो 3 स्क्रीन्स आपको जो दिखाई दे रहा है, दे आर मेड फ्रॉम द ड्राइविंग बैंड्स, जो कि एक आर्टिलरी शेल के एक पतला सा 2 mm या 3 mm का एक बैंड होता है कॉपर का, जो कि आर्टिलरी शेल को अपना बैरल के अंदर वो सीलिंग करेगा. इट इज समथिंग नोन एज अ सीलिंग रिंग. जो उसके पीछे होता है. पीछे नहीं सर, उसके बीच में होता है. ओके. सो इट सील्स गैसेस फ्रॉम गोइंग, जिससे वो मैक्सिमम गैस का रिंग जो मोटर्स में ऑक्सीडेशन रिंग बोलते हैं. तो सिमिलरली इट इज अ थिन कॉपर बैंड. तो इन्होंने उसको इकट्ठा करके इतना इकट्ठा किया कि इन्होंने 3 बोर्ड्स बनाए उससे. एंड ये बोर्ड्स में दे हैव लेबल्ड ऑल द प्लेसेस वेयर दे फॉट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आई थिंक बैटल ऑनर्स भी हैं. बैटल ऑनर्स जहाँ बैटल ऑनर्स नहीं सर, ये जहाँ इन्होंने लड़ाई की है. यस, इनमें से डेफिनेटली इनको बैटल ऑनर्स 2-3 जगह मिला हुआ है. एट द सेम टाइम इनकी खासियत क्या है कि दिस पर्टिकुलर यूनिट ने 3 फ्रंट्स में लड़ाई की है. सो दैट इज द रीजन वाई इनके पास इतना कॉपर मिला जो कि वो इतना बड़ा बोर्ड्स बना सकते, जो कि दुश्मन ने उनके ऊपर शेलिंग किया है सर. तो आप सोच सकते हो हर एक शेल का थोड़ी आपको कॉपर पूरा बिल्कुल. यस, इस तरफ से. Now, अभी we are entering the room dedicated for the time period from 1784 to 1857 सर, जो कि हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. यहाँ पे आपको एक ब्रिटिश एक्सपेंशन का मैप है सर, जहाँ पे 1757 टू 1890 कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया है उनकी टेरिटरीज. दिस वे सर, इस टाइम पीरियड पे यू हैड दी सेकेंड एंड दी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स फ्रॉम 1790 टू 1792 एंड 1798 से 1799 सर, जिसमें इट वाज फॉट अगेंस्ट टीपू सुल्तान एंड इन द बैटल वाज वन बाय द ब्रिटिश व्हेन दे किल्ड टीपू सुल्तान इन बैटल. ऑल्सो सर सम मिलिट्री हिस्ट्री सिंस दिस म्यूजियम इज मेड दोनों फौजियों के लिए एज वेल एज फॉर सिविल ऑडियंस. जो फौज में हम बोलते हैं ना सर, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, उसकी कहाँ से शुरुआत हुआ है, वो फर्स्ट रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इन्फेंट्री में हुआ था. जैसे कि 1795 में सर एक प्रमोशन एस्पेक्ट्स यूरोपियंस के लिए, खास करके जो ब्रिटिश थे, उनको थोड़ा ज़्यादा चांसेस देने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितना रेजिमेंट्स थे उस वक्त पे देवे लाइक 2 या 3 यूनिट्स इन अ रेजिमेंट, उसमें से जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको कर्नल बनाया गया. ही वॉज मेड इन चार्ज ऑफ द एंटायर रेजिमेंट. ओके. तो this is the time when the word colonel of the regiment came into existence, क्योंकि उस वक्त पे brigadier rank was not there sir. अच्छा. As we move ahead sir, अभी in the time 1790 से लेके 1805 के बीच में सर काफ़ी ब्रिटिश का एक्सपेंशन हुआ. उसी वक्त पे काफ़ी इंडियन आर्मी फोर्सेस ने पहली बार ब्रिटिश के साथ दूसरे देशों में गए थे, खास करके रेजिमेंट जैसे कि पंजाब रेजिमेंट जी. उनके लिए वो पहले थे जो काला पानी का जो बाधा था, उसको उन्होंने तोड़ के गया था. दैट इज द रीजन व्हाई पंजाब रेजिमेंट वेयर्स द गैली एज द सिंबल. एंड ब्रिटिश एक्सपीडिशन हैपेंड इन इजिप्ट इन 1801. उस वक्त पे कौन सी यूनिट्स गए थे फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन? एज यू कैन सी 2 by 1st बॉम्बे इन्फेंट्री, उनका आज का डिसेंडेंट्स आर 2 ग्रेनेडियर्स. अच्छा. तो हमने वो हिस्ट्री में वी हैव कम डाउन टू द लेवल कि हु आर देयर डिसेंडेंट्स राइट नाउ. सो जितना भी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है वो अपना लीनिएज ट्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे सर यू हैव द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड फ्रॉम 1803 टू 1805 एंग्लो गोरखा वॉर, जिसके ऊपर भी काफ़ी कहानियाँ हैं. वाई द गोरखास बिकेम द फेवरेट ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश. इसकी कहानी ऐसा जाता है कि व्हेन द ब्रिटिश started their expedition into Nepal, the Gorkhas put up such a fierce resistance that the British were so impressed with them that they, even after the Gorkha surrender, they gave an option to them कि you can join us, and from then on British ने हमेशा separately they maintained the Brigade of Gorkhas. Yes, अभी भी है. The tradition is still existing in Britain. In fact, they have started Gorkha artillery also. Yes. British उसमें अभी. Yes. And then you have the third Anglo-Maratha war, sir, in which the Marathas were defeated and their territories were annexed. अभी सर आर्मी
इन टाइम ड्यू टू वेरियस चीज़ें जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर इन वेपन्स, इन लॉजिस्टिक्स, इन ऑर्गेनाइजेशन, इस चक्कर में रीऑर्गेनाइजेशंस केप्ट हैपनिंग, नया चीज़ें आ गया जैसे कि ब्रिगेड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद वेरियस कॉम्पोजिशंस, डिविजन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, कोर्स आ गए थे। तो हर मॉडिफिकेशन में यू कीप सीइंग द आर्मी इवॉल्विंग into what we are present, and even today sir you are well aware we are evolving further जी so this section sir यहाँ पे the first Anglo-Afghan war का corner है sir. This is the failed expedition of the British, the first Anglo-Afghan war जो कि 1839 to 1842 में था, जहाँ पे ब्रिटिश went to Kabul sir. काबुल में उन्होंने एक फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ था. Then the Afghans fought against them, and the force when they were retreating kept on harassing to a point to which that the British, this famous painting which is here, जहाँ पे arrival of William Dryden, the sole survivor of the retreat from Kabul at Jalalabad on 13 January 1842. So the first expedition was a total failure sir. उसके बाद लगातार Anglo-Afghan wars होते रहे, जहाँ पे ब्रिटिश ने मल्टीपल एक्सपीडिशंस किया, कुछ टाइम तक दे वर एबल टू होल्ड कंट्रोल, कई कबार वो हमेशा एक ट्रबल्ड प्रोविंस था उनका. बैटल ऑफ सारागढ़ भी तभी हुआ था. Yes, तभी हुआ था. But this is in much later stage. जी. And sir, you have the rise of the Sikh Empire, one of the first ever modern armies in India sir. इसका पैरेलल ऐसा है कि जो इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच का जो लड़ाई यूरोप में हो रहा था, जहाँ पे नेपोलियन को डिफीट करके सेंट हेलेना में एग्जाइल में भेज दिया था, उसके बाद उनकी जो आर्मी था, इट वाज नोन एज द ग्रैंडी आर्मी. आर्मी का काफ़ी जनरल्स, काफ़ी मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स, उनको सडनली अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम आ गया था, उनका कोई जॉब नहीं था. तो उन्होंने दे बिकेम सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून एंड दे केम सीकिंग एम्प्लॉयमेंट. एंड रंजीत सिंह वॉज वेरी वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ मॉडर्न आर्मी. तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ऐसे जनरल्स को हायर करके, फ्रेंच, यस, एंड इन्होंने अपना जो खालसा फौज में फौजी खास, फौजी आइन, ऐसे करके 3 such units including an artillery unit was formed. Oh, तो ब्रिटिश के लिए द सिख एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह was considered as the greatest threat Yes. to their entire colony at one time. That is why after महाराजा रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा internal strife हुआ था. There was a lot of conflict by which the Sikh empire, after fighting various wars, were finally defeated. There's a point to note, जितना भी आप एंग्लो सिख वॉर्स देखेंगे, जैसे कि बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ फिरोजशाही, बुदावाल, आइलवाल, सबारन, ये सारे बैटल्स में मोस्टली द खालसा आर्मी परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल. उन्होंने काफ़ी तगड़े फाइट्स दिया हुआ है, बट दे वर डिफीटेड ड्यू टू पॉलिटिकल स्ट्राइफ. जहाँ पे उनका जो गेन्स है, दे आर अबाउट टू विन, वहाँ पे उनको बोला गया कि आप रिट्रीट करो. उनकी लॉजिस्टिक्स नहीं भेजा गया, उनको सपोर्ट नहीं किया गया. सो इस काफ़ी पॉलिटिक्स होके इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से, दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे लॉस्ट. सो सर, एंग्लो सिख वॉर्स में फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स हुआ था, जिसमें से द सिख्स वर डिफीटेड. एक और थर्ड एंग्लो सिख वॉर भी गिना जाता है सर. एंड फाइनली द एरियाज ऑफ पंजाब वॉज conquered by the British. But a thing to note sir, the British again was very impressed with the Punjabis to an extent to which उनको काफ़ी ज़्यादा अपने फौज में शामिल किया. एंड ब्रिटिश आर्मी का एक बैकबोन बन के सिक्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड. बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रिकमेंड की गई है. हम हैरान हैं, यकीन करें, बहुत ही अच्छा लगा. तारीख अगर देखा जाए हिंद की, तो वो इंडिया के पास है. इंडिया ने अपनी तारीख को संभाल के रखा हुआ है. देखें कि बड़ा अच्छा लगा. ये इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिली है. और मेन बात ये भी आती है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक्त से नहीं, यहाँ इन्होंने हमें पूरा बताया कि जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उससे भी पहले के कह लो कि जो चीज़ें यहाँ हुई थी उनको भी इंडिया ने संभाल के रखा हुआ है. और तारीख में कैसे कैसे जंगें हुई, कैसे कैसे उन जंगों का तोड़ किया गया, तो वो जंग किस जगह और किस कह लो के मुकाम पर कैसे लड़ी गई, वो सारी हिस्ट्री जो है इस म्यूजियम में नजर आती है. तो मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी, जो हमारा मुल्क जो बना है, तो हमारे पास इतनी हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं है, ना तो इतनी जानकारी है हमारे पास, तो ना इतनी हिस्ट्री को हमने जो है यकीन करे अपने मुल्क में रखा हुआ है. क्योंकि नौजवान नस्ल तो यहाँ की पैदा हो रही है, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ चीज देनी है ना. उनको भी पता चले कि यहाँ कहीं ना कहीं कैसे कैसे जो है हमारे बड़ों ने जो है हमले कैसे रोके,
कैसे कैसे वो युद्ध जीते और उनकी क्या क्या हिस्ट्री की कैसी कैसी तरी है। किताबों में तो नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, तो वो जो हिस्ट्री को दिखाना होता है या हिस्ट्री किस तरीके से क्रिएट की जाती है, उसको किस तरीके से समझाया जाता है, ये इंडिया से सीखा जा सकता है। देखें कि मैसूर की वार के बारे में भी एक जगह पे इन्होंने चीज दिखाई है, और उस वार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से अटैक किया, जिस तरीके का वो माहौल था, उसे भी यहाँ इन्होंने लिखकर और संभाल के रखा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री नहीं है, ये हिंद की हिस्ट्री है जिसे इंडिया ने अपने एक म्यूजियम में सजाया है। तो ये यकीन करें, मैं क्रेडिट देता हूँ इंडियन आर्मी को या इंडियन हुकूमत को भी, जिन्होंने अपनी कह सकते हैं कि बड़ों की तारीख को किस तरीके से संभाला है। ये यकीन करें क्रेडिट के हकदार हैं, होना भी इसी तरीके से चाहिए। अपने देखें कि जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो कोई कौम होती है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी के फेलियर का कह लो कि पहला कदम भी हो सकता है। तो इंडिया ने अपने तारीख को अपने कह लो कि आने वाली नस्लों तक किस तरीके से उसे मूव करना है वो देखने के लिए मिला। यहाँ फिर हमें कुछ जो मेरे ख्याल में ये भी ऑफिसर ही हैं, तो रिटायर हैं, तो ये यहाँ घूमने आए हैं, इन्हें भी सर कह के पुकारा जा रहा था। तो मेरे ख्याल में इंडियन जो आर्मी है वो अपने नौजवान नस्ल को, अपने कह सकते हैं आने वाली नस्लों को ये सारी चीजें मूव करके दिखा रही हैं कि इंडियन आर्मी की क्या हिस्ट्री है। शुरू में जो दिखाया गया, एक बहुत जैसे डोर के अंदर इंटर होने वाले थे, वहां एक बहुत बड़ी गन दिखाई गई है जो 1971 की वार में जो है इंडिया के हाथ में आई थी, और वो पाकिस्तान में थी और है चाइना की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने यहाँ के हिस्ट्री में जो जिस तरीके से भी युद्ध हुए, उनको किस तरीके से कहीं ना कहीं कैसे कैसे कामयाबियां इंडिया ने हासिल की, वो सारी चीजें जो है यहाँ अपनी कौम को, अपनी नस्लों को यहाँ समझाने के लिए यहाँ इन्होंने सजा दिया है। यकीन करें, मैं हैरान हूँ, इतना जबरदस्त, इतने भव्य किस्म का म्यूजियम बनाया गया है। देखें कि हुकूमतें अगर ताकतवर हों, अच्छा पैसा बना रही हों, तो वो किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को महफूज कर सकते हैं या अपनी हिस्ट्री को किस जबरदस्त तरीके से सजा सकते हैं। वो इस म्यूजियम को देखकर हमें लगता है कि इंडिया, यकीन करें, तरक्की करने के बाद इन्होंने अपनी तारीख, अपनी कह लो कि हिस्ट्री को किस तरीके से याद रखा है, ये कौमें याद रखेंगी। मैं ये समझता हूँ कि सारी जो यहाँ के इंडिया के जो अभी जब से इंडिया आजाद हुआ है, इस वक्त नहीं, इंडिया को कहीं ना कहीं किस किस दौर में कैसे कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वो कैसी वार हुई थी, उस चीज को इंडिया ने अपनी नस्लों को इस तरीके से समझाया कि इनके ज़हनों में ये चीज जब बैठ जाएगी तो यकीन करें प्राउड का मूवमेंट भी होगा, और साथ में कहीं ना कहीं इनको अपने एक जज्बा मिलता है ना कि इंसान अपने बड़ों की जब कारकर्दगी सुनता है तो वो नौजवान नस्ल में भी वो ताकत और वो कह लो कि ताकत आती है कि हम भी अपने बड़ों के रास्ते पे चलेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, और हम भी कहीं ना कहीं अपने मुल्क की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे। वो सारी चीजें, ऐसी वीडियो, ऐसी हिस्ट्री से बंदा सीख सकता है। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा कह लो कि प्राउड वाला मोमेंट है कि इंडिया ने अपने बड़ों को इस तरीके से याद रखा हुआ है, जिसे यकीन करें ये समझा जा सकता है कि ये कौमें होती हैं जो अपनी हिस्ट्री को इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ अपने कौम को दिखाती हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो था, और इस वीडियो में जो चीजें दिखाई गई हैं इतिहास के माध्यम से दिखाई गई हैं, और पुरानी सदियों का जो इतिहास है वो भी हिंद का यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने दर्शाया है। ऑफिसर जो इतिहास बता रही हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको वो बड़े अच्छे तरीके से 1 बाय 1 चीजें करके ना एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये तारीख देखने के लिए, समझने के लिए मिलती है जी कि सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल इन्होंने म्यूजियम में इस तरह से सजा रखी हैं, और बताने का तरीकाकार भी ऐसा कि जैसे वो सारे मंजर आंखों के सामने से गुजर रहे हों कि कैसे जो है ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे, और किस तरह से वो जो पुराने दौर में गन्नी होती थी, बंदूक जो होती थी, उसको किस तरह से जो है उसका ट्रिगर दबाना, फिर वो रस्सी आनी, फिर वो 4-5 दफा उस राउंड को हिलाना, फिर वो चलाना। तो वो चीजें भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। और सिख एम्पायर की अगर बात करें तो सिख एक ऐसा खानदान है, एक ऐसा घराना है जो शुरू से एक कह लें कि बड़ी बहादुर कौम है, और अपना इतिहास जो है ना उन्होंने अपने कह लें कि इतिहास में अपना लोहा मनवाया हुआ है। और महाराजा रंजीत सिंह जो है खास तौर पर, उनकी वजह से किस तरह से ब्रिटिश को सामना करना पड़ा, कितनी ब्रिटिशों को दिक्कत हुई है, ये इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी टुकड़ियों में किस तरह से उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे ब्रिटिश को। और उसके बाद और भी बड़े बड़े महान लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। मैसूर में जो युद्ध हुआ था वो भी इन्होंने बताया कि ये वो सारा कह लें कि हिस्ट्री है, सारा इतिहास है।
तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो जी। 2 एकड़ पर ये म्यूजियम जो है मौजूद है और इस म्यूजियम में पूरा इतिहास हिंद का जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जो जो हीरो हैं उन सब की यहाँ पे कह लें कि वो प्रतिमा लगी हुई है और उस माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं वन बाय वन करके कि किस किस इंसान का क्या क्या योगदान रहा है। बिल्कुल जी। 1700 से लेकर इन्होंने हमें जो हिस्ट्री दिखाई है 1800 वाली भी दिखाई है, 1900 में भी कैसे कैसे यहाँ के जो है कारनामे थे वो सारी चीजें सामने रखी। गन्ने जो है वो किस तरीके की हुआ करती थी, वो कैसे जो है इंडिया के पास पहुंची, वो सारी हिस्ट्री इन्होंने संभाल के रखी हुई है। और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि ये 3 फ्लोर के माध्यम से ये म्यूजियम बना हुआ है। ये फ्लोर जो है इतिहास के हवाले से, दूसरे फ्लोर में और तरह की जानकारी है। तो ये इंडिया ने काफी जबरदस्त काम किया है, काफी अच्छा काम किया है कि आपने इस म्यूजियम को इस तरीके से बना दिया है कि आने वाली नस्लें कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।